मिडिल क्लास फैमिली हर महीने बजट बैलेंस में स्ट्रगल करती है। डैड जब शैम्पू खरीदते हैं उससे पहले 2 बार सोचते हैं। जब मम्मी पनीर खरीदने जाती हैं तो हर रुपए का हिसाब रखती हैं। और ऐसे ही बच्चा जो है एक छोटी सी चॉकलेट के लिए तरस जाता है। इमेजिन कीजिए 22 सितंबर से आपकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं थोड़ी सस्ती होने वाली हैं। ये है जीएसटी का जो नया जीएसटी है उसका वादा है जीएसटी 2.0। घर राहत और हर चेहरे पर स्माइल तो हम देखने की कोशिश करेंगे आज जो दोस्तों जीएसटी के अंदर रिफॉर्म लाए गए हैं। पहले जो जीएसटी की जो स्लैब होती थी वो 4 स्लैब होती थी, अब उनको घटाकर 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे और हम देखेंगे आखिर जीएसटी के रिफॉर्म जीएसटी में क्या क्या रिफॉर्म लाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। आपका द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें स्वागत है। और हम जिस प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं वो है फीडबैक आईएएस। फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई नो दोस्तों हमारा जो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं आपको काफ़ी पसंद आ रही हैं, इसलिए फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही जो यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो हम लाते रहेंगे। तो फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं और शेयर ज़रूर करें कि शेयर करने से क्या होगा, हमारी जो वीडियोज हैं उन लोगों तक पहुंचेंगी जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो शेयर करते रहिए। और करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों आपको पता होगा। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो करंट अफेयर जो है बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है। अगर आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा, अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो दोस्तों क्या है आपका यूपीएससी निकलने का चांसेस जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप अगर कोई करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है तो वो यहाँ होगा, और जो करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहा है वो यहाँ होगा, क्योंकि 70 to 80% कम्स फ्रॉम करंट अफेयर्स। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करते हैं, इवन इंटरव्यू में क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें, करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और जैसा आपको पता होगा दोस्तों मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है प्रीलिम्स से पहले मैं एक कंपाइलेशन दूंगा, जितना भी करंट अफेयर्स होगा 1 ईयर का या जो भी करंट अफेयर्स हम कंपाइल कर पाएंगे हम उसको देंगे, जिससे आपका दोस्तों प्रीलिम्स में आप प्रीलिम्स निकाल पाएँ, प्रीलिम्स का कट ऑफ पूरा कर पाएँ। और दोस्तों हमारी जो क्लास है सी सेट की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो फोकस है दोस्तों अभी आप लोगों के प्रीलिम्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स निकले। और प्रीलिम्स के बाद भी हमने चीज़ें स्टार्ट की, जैसे हमने मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट की दी है। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का प्रोग्राम दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया और उसको काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। अगर आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.feedbackias.com को ज़रूर विजिट करें और हमारे प्रोग्राम के आप फीचर्स देखें कि आखिर हमारा प्रोग्राम और लोगों से डिफरेंट क्यों है, हमारा जो प्रोग्राम है यूनिक क्यों है। हमारा जो प्रोग्राम है दोस्तों वो सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है। लोग क्या करते हैं आजकल टेस्ट सीरीज चलाते हैं, टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, बट हमारा प्रोग्राम क्या है दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है। हम जो इसमें सिखाने वाले हैं दोस्तों, हम इसमें सिखाने वाले हैं कि 0 से लेकर एडवांस तक। अगर आपको आंसर राइटिंग के बारे में ए भी नहीं आता तो हम उसमें आपको ए लिखना सिखाएंगे और फिर उसको जेड तक ले जाएंगे। आपको पूरा आंसर राइटिंग का जो स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके डायरेक्ट टिप्स कैसे होते हैं, एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है,
उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि एक अच्छा आंसर लिखा जाए और आप अच्छे नंबर फैच कर पाएँ और मेंस में आपके नंबर्स जो हैं काफ़ी अच्छे आए। तो हम ये सब सिखाते हैं। हमारी जो टीम है उसने ये प्रोग्राम बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत हार्ड वर्क लगा है, काफ़ी टाइम लगा है कि आखिर बच्चों की डिमांड क्या है, बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आंसर राइटिंग में, सारी चीज़ें। दोस्तों इसके अंदर हम क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, हम मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करवाएंगे। जब भी हम आपको कोई आंसर देंगे, हम चाहे जीएस पेपर 1 का आंसर दे रहे हैं या जीएस पेपर 2 का आंसर दे रहे हैं या जीएस पेपर 3 का या जीएस पेपर 4 का, इवन अगर हम ऐसे का भी कोई क्वेश्चन देंगे तो आपका उसको तो एक तो मॉडल आंसर मिलेगा और दूसरा जो इवेल्युएट किया जाएगा वो इवेल्युएट जो किया जाएगा वो एक्सपर्ट द्वारा किया जाए। आजकल क्या होता है दोस्तों, जो नए नए जो इवेल्युएटर होते हैं उन्होंने प्रीलिम्स तक नहीं निकाला होता है, वो भी इवेल्युएट करने लगते हैं, उनको आंसर राइटिंग का कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन जो हमारे जो इवेल्युएटर होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, वो एक्सपर्ट होंगे। इवन जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा या जिन्हें आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा समझ होगी। और हमारे पास तो इवेल्युएटर जिनको 15 से लेके 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो 15-20 साल से क्या कर रहे हैं, सिर्फ इवेल्युएट ही कर रहे हैं, कॉपियों को चेक ही कर रहे हैं। तो उनके द्वारा ये आंसर राइटिंग क्या जो आंसर्स होंगे वो चेक किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि आपकी कमी क्या है। बेसिकली फीडबैक आईएएस है क्या, व्हाट इज फीडबैक आईएएस? फीडबैक आईएएस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फीडबैक देगा, आपकी गलतियों पे आपको बताएगा, आपको इम्प्रूव करेगा। जब दोस्तों मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई फीडबैक देने वाला नहीं था दोस्तों। अगर मुझे कोई फीडबैक देने वाला होता तो दोस्तों जो मैंने गलतियां की हैं, जो मैंने ब्लंडर किया है, शायद वो नहीं होता और मैं क्या कहते हैं, मैंने 2-3 बार मेंस दिया, मे भी हो सकता है मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता। अगर मुझे कोई बताने वाला होता तो मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मुझे फीडबैक दे सके या मुझे बता सके आखिर मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूं। तो इसलिए फीडबैक देने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो काम करने जा रहा है दोस्तों, फीडबैक आईएएस करने जा रहा है, तो इसलिए आप हमारे आंसर राइटिंग को ज्वाइन करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप हमारी वेबसाइट फीडबैक आईएएस को जरूर विजिट करें और देखें आखिर हमारे आंसर राइटिंग और लोगों से डिफरेंट क्यों है और लोगों से क्यों अलग है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम बहुत मेहनत से बनाया और उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको आंसर राइटिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं है, जिनको पता ही नहीं है व्हाट इज आंसर राइटिंग, एक आंसर लिखा कैसे जाता है, एक आंसर्स को पढ़ा कैसे जाता है, एक आंसर की समझ कैसे डेवलप की जाती है, एक आंसर के लिए थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, हमारी जो सोच है एक आंसर लिखने के लिए कैसी होना चाहिए, हम मल्टी डायमेंशन कैसे लिखें, हम कमेंट को कैसे इंक्लूड करें, हम आर्टिकल्स को कैसे इंक्लूड करें, हम लॉ कमीशन की कैसे रिपोर्ट लिखें, हम फैक्ट को कैसे इन्वॉल्व करें, हम समराइज कैसे करें और हम 150 वर्ड्स में कैसे लिखें, हम 250 वर्ड्स में आंसर को कैसे लिखें, जो वर्ड लिमिट होती है उसका ख्याल कैसे रखें, हम स्पीड को कैसे मेंटेन रखें, हमें 3 घंटे के अंदर आंसर लिखना होता है तो हम स्पीड को कैसे मेंटेन करें। तो ये चीज़ें सब कुछ सिखाने वाला है दोस्तों कौन, फीडबैक आईएएस। आप फीडबैक आईएएस के साथ बने रहिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फीडबैक आईएएस के ऊपर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। हमारा जो फीडबैक आईएएस है दोस्तों थोड़ा स्लो हम प्रोसेस कर रहे हैं, बिकॉज हम जो हैं इसलिए प्रोसेस कर रहे हैं स्लो कि आपको धीरे धीरे चीज़ें मिलें और धीरे जो चीज़ स्लो होती है ना उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। जैसे आपको पता होगा कछुए और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी। कछुआ जो है कितना धीरे धीरे चलता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, उसे बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है उसकी कोई भी चिंता नहीं होती है, उसे बस मूविंग मूविंग गोइंग गोइंग, मतलब वो चलता रहता है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। उसे उसके इधर क्या हो रहा है, उसके इधर क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। वो क्या करता है, केयर ही नहीं करता है कि आखिर
उसके आसपास क्या हो रहा है वो अपना काम करता रहता है। इसलिए जब भी आपकी लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस बने कि आपकी लाइफ डिफिकल्ट हो रही है, आपको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं है, लेकिन आप क्या करें, सर झुका के काम करते रहें। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं दोस्तों, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत उनके पास टैलेंट भरा था, लेकिन वो क्या है, कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख पाए। तो इसलिए आप अगर कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं या आप डेली काम करते रहते हैं, आपकी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टी हो रही है लेकिन आप सर झुका के काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आप यकीन मानिए आज या कल आप मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, आपकी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे। आपका कोई भी फील्ड हो या कोई भी एम हो, अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क से काम करते हैं, तो क्या है, आपकी मंजिल आपके पास जरूर आएगी, आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए, ये था हमारा थोड़ा सा ब्रीफ में कि हमारा जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है वो आपके लिए कैसे बेहतर हो सकता है और कौन लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, और हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। हमारा जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस है, तो आज हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं वो देखेंगे। आखिर ये जो क्लास है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स क्या होता है, करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स की बात करें या मेंस में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है दोस्तों। आज डेट क्या हो रही है, व्हाट इज द डेट टुडे, हम कौन से दिन का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। हम डेली न्यूज़पेपर ला रहे हैं और हम डेली बता रहे हैं कि प्रीलिम्स में कौन से आर्टिकल आ सकते हैं और मेंस के लिए कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। तो आज जो डेट हो रही है दोस्तों, आज डेट हो रही है 4 अगस्त। कितनी हो रही है? 4 अगस्त 2025 हो रही है। हमने कल भी द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ाया था, उसमें भी हमने बताया कि कितने आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम पहला आर्टिकल देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर? तो पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल है दोस्तों टू रेट। जैसा मैंने इनिशियली वीडियो में आपको बताया, जो जीएसटी रिफॉर्म लाए गए, तो जीएसटी रिफॉर्म में क्या है दोस्तों, पहले क्या होती थी, 4 स्लैब होती थी। कितनी? 4 स्लैब होती थी। अब 4 स्लैब से घटाकर कितनी कर दिए? 2 स्लैब कर दिए। 2 रेट हो गए जीएसटी के, टू किक ऑन द सितंबर 2022। वो सितंबर 22 को अब ये लागू हो जाएगा कि 2 स्लैब होंगी। और 2 स्लैब कौन कौन सी होंगी, हम सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। आने वाले जो क्या कहते हैं, हम डिटेल में समझेंगे आगे कि आखिर ये जीएसटी के कौन से स्लैब हैं और किन किन चीज़ों पे स्लैब लगा हुआ है, और क्या कोई भी ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन पे जीरो स्लैब है, जिन पे कोई भी टैक्स नहीं है। तो आगे देखेंगे दोस्तों। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, जीएस पेपर 3 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जीएस पेपर 3 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। और दूसरा दोस्तों, ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे आखिर ये आर्टिकल हमने क्यों लिया है। ये आर्टिकल हमने इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी जो है यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी तो वैसे तो कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, बट कभी कभी क्या होता है, फैक्ट के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। आखिर फैक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिन पे कौन कौन सा स्लैब लगता है। आगे बढ़ें और आगे नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं या हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं, तो कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने बात की है दोस्तों राइट टू डिग्निटी। तो बहुत सारे जो केसेस हैं राइट टू डिग्निटी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने इसमें चैंपियन हासिल किया, चैंपियन द राइट टू डिग्निटी सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल जो मोस्ट ट्रेंडिंग जो टॉपिक है उनमें से एक है राइट टू डिग्निटी को लेके। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये ऐसे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए, ऐसे के लिए।
और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, बिकॉज इसमें जो आर्टिकल इन्वॉल्व हो जाते हैं, आर्टिकल 21 इन्वॉल्व है, आर्टिकल 14 इन्वॉल्व है और आर्टिकल 19 इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए। तो ये जीएस पेपर 2 ऐसे और प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगला जो फोर्थ आर्टिकल है, फोर्थ आर्टिकल भी दोस्तों यूपीएससी के लिए बहुत रिलेवेंट है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के अगर यूपीएससी की तरफ से बहुत एप्रोप्रिएट आर्टिकल है। तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? थर्ड आर्टिकल जो है हमारा, हेल्थ मिनिस्ट्री प्लान टू ईज लाइसेंस रूल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड ट्रायल्स। तो क्या है, जो रूल्स हैं वो ईज कर दिए हैं, किसको लेके दोस्तों? ड्रग्स को लेके। अगर हम ट्रायल्स लेते हैं किसी का, ड्रग्स एंड ट्रायल्स को लेके, तो ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो आर्टिकल है दोस्तों जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैं, ये जो आर्टिकल है आपको लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ, और ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इस आर्टिकल को आप मिस करते हैं, इस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा इस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आएगा, और इस पर क्वेश्चन मेंस में भी आएगा। तो इस आर्टिकल को मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लिख लिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो आर्टिकल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज ये हमेशा आप कभी भी आप यूपीएससी का एग्जाम दें, लेकिन ये जो आर्टिकल है बहुत ट्रेंडिंग आर्टिकल रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रहता है। और डेली अगर द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ें, आपको इसके ऊपर कोई ना कोई या तो आर्टिकल देखने को मिलेगा या आपको देखने को मिलेगा एडिटोरियल। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है, और लास्ट आर्टिकल है। और अगर आप दोस्तों इस आर्टिकल को अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि आखिर रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इथिक्स के लिए भी, जो जीएस पेपर 4 है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला आर्टिकल क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। और डेट जो हो रही है दोस्तों 4 अगस्त हो रही है, हम 4 अगस्त का द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। और हम जो द हिंदू के न्यूज़पेपर लाते हैं उसमें ऐसे आर्टिकल को हम चूज़ करते हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत रिलेवेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और यूपीएससी के लिए बहुत एप्रोप्रिएट जो भी के आर्टिकल्स होते हैं उनको लाते हैं। और हम एक और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर क्या होगा, हम एडिटोरियल पढ़ाएंगे। तो एडिटोरियल अभी दोस्तों हम सिर्फ आर्टिकल्स ले रहे हैं, हम जो न्यूज़ है वो ले रहे हैं, उसके बाद हम एडिटोरियल भी लाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल फीडबैक आईएएस के साथ जुड़े रहिए, और फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। आखिर कि फीडबैक आईएएस की वीडियोज कैसी लग रही हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस करंट अफेयर्स को पढ़ाने के लिए। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है, जैसा मैंने शुरू में ही वीडियोज में बताया कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है हर मंथ बैलेंस, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो हर मंथ बजट बैलेंस में स्ट्रगल करती है,
चाहे पापा शैम्पू खरीदने जाएं तो उनको 2 बार सोचना पड़ता है शैम्पू खरीदने के लिए। जब मम्मी क्या कहती है पनीर खरीदने जाती है तो वो क्या करती है एक एक रुपए का हिसाब करती है, क्या पनीर खरीदने के पास मेरे पास पैसे हैं, मेरा महीने का बजट तो नहीं बिगड़ेगा। ऐसा मम्मा क्या सोचती है, मन ही मन सोच लेती है। और जो छोटा सा बच्चा होता है वो एक छोटी सी चॉकलेट के लिए तरस जाता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। जो नया जीएसटी है, जो जीएसटी 2.0 है, 2.0 और जीएसटी में जो रिफॉर्म हुआ है, हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं थोड़ी सस्ती होने वाली हैं। इमेजिन कीजिए 22 सितंबर से जो थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं और थोड़ी सस्ती होने वाली हैं। क्या ये जीएसटी का वादा है कि हर चेहरे पर मुस्कान और हर घर को राहत। तो इसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है। हमारा आर्टिकल क्या है दोस्तों, हमारा आर्टिकल है टू रेट जीएसटी किक ऑन द सितंबर 2022। आपको जैसे पता होगा दोस्तों जीएसटी के अंदर कितने 4 स्लैब थे। कौन कौन से 4 स्लैब होते थे दोस्तों, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 5% होता था, 12% जीएसटी लगता था, 28% लगता था और 40% जीएसटी लगता था। तो 4 स्लैब होते थे। आप 4 स्लैब से घटाकर कितने कर दिए, 4 स्लैब से घटाकर 2 स्लैब कर दिए। कौन कौन से 2 स्लैब हैं दोस्तों, एक 5% जीएसटी लगेगा और दूसरा लगेगा 12% जीएसटी। 5% जो होगा लोअर स्लैब होगा और क्या होगा 8% क्या होगा दोस्तों 18 स्टैंडर्ड स्लैब होगा। ये किस में किए गए हैं दोस्तों, जो जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई है, 56 जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई है, उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि 2 स्लैब होंगे। एक 5% का होगा जो लोअर होगा और जो हायर होगा दोस्तों वो होगा 12% का। अगर हम बात करते हैं तो अगर ये तो दोस्तों हो गई 2 स्लैब कर दिए, लेकिन 40% का और स्लैब रखा गया है। किस किस पर लगेगा, जो 14% का जो स्लैब है दोस्तों सुपर लग्जरी गुड्स पे। जो 14% का जो स्लैब है वो सुपर जो लग्जरी गुड्स हैं उन पर लगेगा दोस्तों। जैसे तम्बाकू हो गए, पान मसाला हो गया, तम्बाकू टैबैको हो गए, पान मसाला हो गए, लग्जरी गुड्स हो गए दोस्तों, उन पर क्या है 40% का स्लैब लगने वाला है। और अगर हम कार्स की बात करें, याच की बात करें, हेलीकॉप्टर्स की बात करें और एयरप्लेन्स की बात करें फॉर पर्सनल यूज, कार पर कितना लग रहा है दोस्तों, कार पर 40% का जीएसटी लगेगा। कितना, अगर हम देखो कार की बात करें, याच की बात करें, हेलीकॉप्टर की बात करें और एयरप्लेन की बात करें तो फॉर पर्सनल यूज। अगर दोस्तों ये इफेक्टिव कब से होने वाला है, ये जो स्लैब है वो इफेक्टिव होंगे 22 सितंबर से, एक्सेप्ट तम्बाकू आइटम विच विल शिफ्ट लेटर। जो जो टैबैको वाले आइटम है वो 22 सितंबर से क्या है वो लागू नहीं होंगे, लेकिन टैबैको को छोड़ के जो लग्जरी गुड है जिन पर 40% लगने वाला है उनको छोड़ के 22 सितंबर से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब हम दोस्तों ये मैंने टेबल, आप देखिए कौन कौन से आर्टिकल हैं जो 5% स्लैब में है, 12% स्लैब में, हम वो देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, ऐसा ये तो फैक्ट्स है। यूपीएससी तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, तो हमने ये क्यों लिया है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, सम टाइम यूपीएससी आस्क फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो उसी के लिए हमने लिया। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए 5% स्लैब में कौन सा है, 12% स्लैब में कौन सा है, और कोई भी ऐसा है आर्टिकल जो जिन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अगर हम दोस्तों देखते हैं डेली यूज, अगर हम दोस्तों देखें डेली जो इसेंशियल की चीज़ें हैं तो हम उसकी बात करते हैं दोस्तों। अगर हम हेयर ऑयल की बात करते हैं, शैम्पू की बात करते हैं, अगर हम हेयर ऑयल की बात करते हैं, शैम्पू की बात करते हैं, टॉयलेट सोप की बात करते हैं, या टूथब्रश की बात करते हैं, या शेविंग क्रीम की बात करते हैं, तो इन पर कितना % टैक्स लगने वाला है। इन पर दोस्तों जो टैक्स लगने वाला है, अर्लियर कितना टैक्स लगता था और अब कितना टैक्स लगने वाला है। अर्लियर जो टैक्स लगता था दोस्तों 80% का टैक्स लगता था इन चीज़ों पे। कितना, 18% का टैक्स लगता था, अब इसको घटाकर कितना कर दिया दोस्तों, 5% कर दिया है। गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, 5% का इन पर टैक्स लगेगा। अगर हम दोस्तों बटर की बात करते हैं, जैसे आप सुबह सुबह जब आप दोस्तों उठते होंगे, जब आप ब्रेकफास्ट करते होंगे तो आपको ब्रेड पे बटर चाहिए होता था। अब बटर पे, घी पर
बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया और डेयरी जो स्प्रेड्स हैं उन पर अर्लियर कितना टैक्स लगता था दोस्तों, और अब कितना टैक्स लग रहा है दोस्तों। अर्लियर जो टैक्स लगता था उन पर 12% टैक्स लगता था। कितना? 12% का टैक्स लगता था। अब इसको घटाकर कर दिया है 5%। 5% का टैक्स लगेगा। अब जो आप ब्रेड पर बटर, घी, वॉट एवर जो भी आप यूज करते हैं, तो आपको अब कम टैक्स देना पड़ेगा। अब जो है बटर सस्ता होने वाला है, घी सस्ता होने वाला है, और जो भी डेयरी के जो भी प्रोडक्ट हैं दोस्तों वो सस्ते होने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, प्री पैकेज नमकीन, भुजिया या मिक्सचर। दोस्तों जो प्री पैकेज जैसे नमकीन होती है, आप भुजिया खाते होंगे या नमकीन खाते होंगे, तो उन पर अर्लियर कितने परसेंट का टैक्स लगता था दोस्तों? अर्लियर उन पर 12% का टैक्स लगता था। अब उसको घटाकर कितना कर दिया? 5% कर दिया। अगर हम यूटेंसिल की बात करते हैं, बर्तन की बात करते हैं, जो हमारी मम्मी हैं, बहनें हैं और जो हमारी लेडीज़ हैं, वो कहते हैं यूटेंसिल के लिए बहुत परेशान होती थी। फीडिंग जो बोतल है, नैपकिन फॉर बेबी या क्लिनिकल डायपर है, स्वीपिंग मशीन है और पार्ट्स हैं, उन पर कितना घटाकर कर दिया है? 12% था अर्लियर, अब उसको घटाकर कितना कर दिया है? 5% कर दिया। हम एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ चलते हैं कि आखिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए क्या है दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए फार्मर्स हैं। फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आखिर आपको पता होगा दोस्तों, ट्रैक्टर के ऊपर क्या था? बहुत ज़्यादा जीएसटी लगता था, जिससे फार्मर्स क्या करते थे? फार्मर्स ट्रैक्टर या मशीन को खरीद नहीं पाते थे। तो ट्रैक्टर टायर या उनके पार्ट्स पर पहले कितना जीएसटी लगता था? जो ट्रैक्टर पार्ट्स हैं या उनके ऊपर कितना जीएसटी लगता था, जिससे फार्मर का बहुत बड़ा कंसर्न था जीएसटी काउंसिल के लिए। तो अब पहले कितना जीएसटी लगता था, अब कितना जीएसटी लगता है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो जीएसटी लगता था दोस्तों 18% लगता था। किस पर हम बात कर रहे हैं? ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, और ट्रैक्टर टायर्स की बात करते हैं तो उस पर कितना जीएसटी हो गया दोस्तों? 5% का जीएसटी हो गया है। जैसे अगर हम ट्रैक्टर की बात करें, स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड की बात करें या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो उनके ऊपर जो अर्लियर वो जीएसटी 12%, नाउ कितना रिड्यूस कर दिया है? 5% रिड्यूस कर दिया है। कितना? 5% का रिड्यूस कर दिया है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की बात करें या स्प्रिंकल्स की बात करते हैं, उन पर भी अर्लियर वो जीएसटी 12%, नाउ रिड्यूस कितना? 5% कर दिया है। एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया और फॉरेस्ट्री मशीन पे 12% था और 5% हो गया। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ चलते हैं, तो हेल्थ केयर सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि जीएसटी लगता था। जो इंडिविजुअल हेल्थ थी या लाइफ इंश्योरेंस था, जो इंडिविजुअल हेल्थ थी और जो लाइफ इंश्योरेंस थे, उन पर काफ़ी ज़्यादा जीएसटी लगता था। अर्लियर कितना जीएसटी था, अब नाउ कितना जीएसटी कर दिया है दोस्तों? जो इंडिविजुअल हेल्थ थी और जो इंश्योरेंस थे, उन पर जो जीएसटी लगता था वो 18% था। अब कितना रिड्यूस कर दिया है दोस्तों? उसको बिल्कुल नील कर दिया। अब उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ना आपके हेल्थ इंडिविजुअल जो हेल्थ पर क्या लगता था, जो इंडिविजुअल हेल्थ है या लाइफ इंश्योरेंस है, उस पर 0 जीएसटी लगेगा, नो जीएसटी। अगर हम थर्मोमीटर की बात करते हैं, तो थर्मोमीटर पे पहले कितना जीएसटी था, अब कितना घटा के जीएसटी कर दिया है दोस्तों? जो हमारा जो गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी राहत की सांस दी है जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए। अब थर्मामीटर पे कितना था? 80% लगता था और 5% कर दिया है। अगर हम मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बात करें या करेक्टिव स्पेक्टेकल्स की बात करें, तो 12% का जीएसटी था, अब 5% का कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में कितना जीएसटी था और कितना कर दिया? अगर हम दोस्तों मैप्स की बात करें, आप लोग मैप्स बहुत यूज करते हैं, आप कमरों में मैंने देखा है मैप्स लगे रहते हैं, तो उस पर कितना जीएसटी लगता था? चार्ट्स पे और ग्लोब पर कितना जीएसटी लगता था दोस्तों? 12% जीएसटी लगता था, और इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 0 जीएसटी कर दिया। कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हम पेंसिल्स की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है मिडिल क्लास फैमिली को, वो इसलिए होती है जो बच्चे जो होते हैं पेंसिल्स को स्कूल में खो देते हैं या पेंसिल्स को फेंक देते हैं या पेंसिल्स को तोड़ देते हैं।
तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको पेंसिल्स के पैकेट रखने पड़ते हैं, पेंसिल के डिब्बे रखने पड़ते हैं। मैंने देखा है मैं जब अपने क्या कहते हैं चाची के घर रहता था, तो उनकी 2 बच्चियां हैं, तो हमेशा उन पर डांट पड़ती थी कि पेंसिल कहाँ डाले आए, पेंसिल कहाँ है, पेंसिल नहीं मिलती थी उनकी। तो पेंसिल के लिए हमेशा डांट पड़ती थी, और पेंसिल काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं दोस्तों। अगर आप डेली एक पेंसिल खो देंगे या पेंसिल खो जाएगी, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए डेली एक पेंसिल को बाय करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डेली एक पेंसिल खरीदेंगे तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा। तो पेंसिल पे पहले जीएसटी लगता था कितना दोस्तों, 12% लगता था। अगर हम पेंसिल्स की बात करते हैं, शार्पनर्स की बात करते हैं, क्रायंस की बात करते हैं और पेस्टल्स की बात करते हैं, अगर हम पेंसिल्स की बात करते हैं, शार्पनर की बात करते हैं और क्या करते हैं स्केल की बात करते हैं या पेस्टल की बात करते हैं, तो सारों पे क्या करता था, पहले 12% का जीएसटी लगता था। अब कितना जीएसटी हो गया है दोस्तों, 0% जीएसटी हो गया है। नो जीएसटी ऑन पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, किसी के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज बुक्स की बात करें या नोटबुक की बात करें, तो नोटबुक पे क्या था दोस्तों, 12% का जीएसटी लगता था। अभी जो जीएसटी कर दिया है वो नील कर दिया है, 0% जीएसटी। अगर हम व्हीकल्स की बात करते हैं, तो व्हीकल्स पे पहले कितने परसेंट जीएसटी था, अगर व्हीकल्स पे कितना था, अगर हम बात करते हैं पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी गैस, सीएनजी कार्स और 1200 सीसी से ज़्यादा और 4000 एमएम से ज़्यादा, उन पर अर्लियर कितना था, 28% जीएसटी लगता था। अब कितना हो गया है दोस्तों, 80% का जीएसटी हो गया है। कितना हो गया है, 80% का जीएसटी हो गया है। हम डीजल की बात करें, हाइब्रिड कार की बात करें, पहले 28%, अब 80% का हो गया है। 3 व्हील्ड मोटर बाइकिल 28% का 18% का हो गया है, और मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स 28% का था, अब 18% का हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बात करते हैं तो दोस्तों, एयर कंडीशन की बात करते हैं, पहले 28% जीएसटी था, अब कितना, 18% जीएसटी हो गया है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। वो एक टेबल थी और इसमें मैंने यही बताया है कौन सा कितना जीएसटी हो गया। अगर हम दोस्तों नील जीएसटी देखें, पहले जैसे मैंने पूरा टेबल में आपको बता दिया है। लाइफ इंश्योरेंस पे क्या है दोस्तों, पहले 18% था, अब 0% जीएसटी लगेगा। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा, अब इस पे क्या हो गया है दोस्तों, इस पे भी क्या है, 0% जीएसटी हो गया है। लाइफ सेविंग पे 0%, स्पेक्टल्स पे हो गया है 0%, और जितने भी ये हैं दोस्तों, इन पर क्या है, 5% का स्लैब कर दिया है। हेयर ऑयल हो गया, शॉप हो गया, शैम्पू हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, वसाइकिल हो गया, और किचन के जितने आइटम हो गए, और जो नमकीन्स हो गए, और जो प्री पैकेट जो फूड होते हैं उन पर भी, और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गई, हैंडीक्राफ्ट हो गया, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट ब्लॉक्स हो गया, और दोस्तों लेदर गुड्स हो गए, फ्रॉम 12 to 5%, सारे क्या है, 5% की जीएसटी में आएंगे। और फर्टिलाइजर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, तो सारे क्या है, सारे 5% की जीएसटी में आएंगे। हु बेनिफिट्स, फायदा किसको होगा दोस्तों, आप मुझे बताइए दोस्तों, फायदा किसको होने वाला है। क्या कॉमन मैन को फायदा होगा, क्या फार्मर्स को फायदा होगा, क्या इंडस्ट्री को फायदा होगा, क्या हेल्थ सेक्टर को फायदा होगा, क्या ग्रीन सेक्टर को फायदा होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या दोस्तों कॉमन मैन को फायदा होगा, क्या फार्मर्स को फायदा होगा, क्या इंडस्ट्री को फायदा होगा, जो ग्रीन सेक्टर है उसको फायदा होगा। आप मुझे कमेंट्स में बताइए किस किस को फ़ायदा होगा। अगर हम कॉमन मैन की बात करते हैं तो दोस्तों, जब इसेंशियल आइटम पे क्या होगा, जब जीएसटी क्या होगा, डाउन जाएगा, तो प्राइसेस भी, ऑब्वियसली बात है, प्राइसेस भी गिरेंगे, तो जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको राहत मिलेगी। कॉमन मैन, मिडिल क्लास, चीपर हाउस होल्ड गुड्स, डेली यूज आइटम, जो डेली यूज आइटम है वो सस्ते होंगे। अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं, जैसे दोस्तों ट्रैक्टर हो गया, बायो पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, तो इनके जो रेट्स हैं दोस्तों वो क्या होंगे, इनके रेट्स लोअर होंगे। तो उससे क्या होगा, फार्मर्स क्या है, ट्रैक्टर खरीद पाएंगे, पेस्टिसाइड को यूज कर पाएंगे, और इससे जो हम उनकी फसल है वो ग्रो करेगी। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एट लोअर रेट। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इंडस्ट्री क्या है दोस्तों, लेबर इंटेंसिव एंड टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ मिलेगा। और हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, मेडिसिन हो गई,
इंश्योरेंस हो गया, उन पर क्या है दोस्तों 0% टैक्स कर दिया है। ग्रीन सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, ईवीज हो गया रिमेन 5%। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन पर क्या है दोस्तों, उनको 5% की स्लैब में रखा गया है। किसको? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको कितनी स्लैब में रखा गया है? 5% की स्लैब में। ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या है दोस्तों? व्हाट इज द ब्रॉडर इंप्लीकेशन? अगर हम इसकी ब्रॉडर इंप्लीकेशन देखें तो क्या है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन। सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, इसको क्या किया गया है, जीएसटी को सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे जीएसटी का जो है दोस्तों क्या नाम है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स है। तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स है तो उसको सिंप्लीफाई, पहले 4 स्लैब होती थी, अब क्या है, जब जीएसटी लाया गया था तो जीएसटी जब लाया गया था तो एक टैग लाइन थी उस पे कि 1 टैक्स एंड 1 नेशन 1 टैक्स। क्या था? 1 नेशन और 1 टैक्स। जब जीएसटी लाया गया एक टैग लाइन थी 1 नेशन 1 टैक्स। लेकिन दोस्तों जीएसटी के अंदर बहुत सारे स्लैब थे, तो इसकी वजह से ये जो टैग लाइन है वो तो है फिट नहीं बैठती थी कि 1 नेशन और 1 टैक्स। बहुत सारे जो स्लैब थे, बहुत सारे जो टैक्स लगते थे, तो क्या है इसको 2 मैन स्लैब में क्या है और 1 सिन स्लैब, तो ये क्या है सिंप्लीफाई हुआ है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है जीएसटी को। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इससे क्या होगा, जो कंप्लायंस है वो बढ़ेगा और जो लिटिगेशंस है वो रिड्यूस होंगी, अलाइन विद द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड टू रैशनलाइज द जीएसटी स्ट्रक्चर। स्टेट्स रेवेन्यू कंसर्न लिंक्ड विद द सेस रीपेमेंट फॉर टबैको आइटम। सोचिए इंसान के पास खाना खाने को हो, रहने के लिए छत हो और सांस लेने की आज़ादी हो, और सांस लेने की आज़ादी हो, लेकिन अपने डिसीजन लेने का फ्रीडम ना हो, अपने डिसीजन लेने का फ्रीडम ना हो, तो क्या वो जिंदगी डिग्निटी वाली कहलाएगी? तो क्या वो लाइफ डिग्निटी वाली कहलाएगी? तो क्या वो लाइफ डिग्निटी वाली कहलाएगी? ही डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट या इंसान, और यही डिग्निटी, इंसान की इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में प्रोटेक्ट किया है। चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शन हो, सारे लोग हो, तो कोर्ट ने बार बार रिट्रेट किया है कि डिग्निटी इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अवर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिग्निटी इज अवर सोल ऑफ, डिग्निटी इज द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्निटी इज द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के ऊपर दोस्तों हमारा आर्टिकल है, हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों आखिर डिग्निटी को वायलेट कैसे किया जाता है, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिग्निटी के ऊपर क्या कहा है। जो टॉप कोर्ट है चैंपियन द राइट टू डिग्निटी से सीजीआई। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई, उन्होंने कहा है कि हमने बार बार जो जजमेंट दिए कि डिग्निटी के ऊपर, कि डिग्निटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि डिग्निटी आखिर की राइट टू डिग्निटी जो आर्टिकल 21 है उसको हमने बार बार प्रोटेक्ट किया है। उसी के ऊपर ये हमारा आर्टिकल है दोस्तों। जो हमारे सीजीआई हैं BR गवई, उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में कहा है दोस्तों, ह्यूमन डिग्निटी इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ऐसा ही जो हमारे बाबा साहब थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि डिग्निटी इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि ह्यूमन डिग्निटी इज द सोल ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें क्या क्या इंटीग्रेट होता है, जिसमें इंटीग्रेट होता है लिबर्टी होती है, फ्रीडम होता है, फ्रेटर्निटी होती है। क्या है दोस्तों, जिसके अंदर इंटीग्रिटी क्या होती है, लिबर्टी होती है, इक्वेलिटी होती है, फ्रेटर्निटी होती है, और दोस्तों फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। क्या होता है, फ्रीडम ऑफ। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाएं कि जो दोस्तों जो हमारे सीजीआई हैं BR गवई, उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन डिग्निटी होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, और इसके अंदर जो इंटीग्रेट होती है दोस्तों, लिबर्टी होती है, इक्वेलिटी होती है,
फ्रेटर्निटी होती है और फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। जो सारी चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेट होती हैं। अगर हम राइट टू डिग्निटी की बात कर रहे हैं, अगर हम आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, किसकी? आर्टिकल 21 की। दोस्तों जुडिशियल का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड डिग्निटी थ्रू जजमेंट्स बेनिफिटिंग। तो बहुत सारे जजमेंट में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बताया है कि आखिर ह्यूमन जो डिग्निटी है उसका बेनिफिट किन किन लोगों को मिलता है, या किन किन लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है डिग्निटी का, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खोई जाती है। अगर हम वुमेन की बात करते हैं, प्रिजनर की बात करते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की बात करते हैं, या हम बात करते हैं वर्कर्स की बात करते हैं, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, या मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स की बात करते हैं, तो हमने जो इनकी डिग्निटी है बार बार अपने जजमेंट में दोस्तों क्या किया? अपने जजमेंट में प्रोटेक्ट किया। आगे बढ़ें। अच्छा, की जुडिशियल इंसाइट क्या है? व्हाट इज द की जुडिशियल जो इंसाइट है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों? अगर हम डिग्निटी इन इनकार्नेशन में देखें तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? रिकॉग्नाइज द इनवायलेबल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इवन फॉर प्रिजनर। अब मान लीजिए दोस्तों कोई प्रिजनर है अंदर, लेकिन उसको दोस्तों बहुत उसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, क्या उसकी डिग्निटी नहीं है दोस्तों? क्या उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इवन प्रिजनर की जो डिग्निटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर हम बियॉन्ड सर्वाइवल की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास खाने को खाना हो, रहने को छत हो और सांस लेने की आज़ादी हो, और आपके जो डिसीजन है उसको लेने की आपको फ्रीडम नहीं है, आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या ये जिंदगी डिग्निटी वाली कहलाएगी? ये दोस्तों लाइफ आपकी डिग्निटी वाली नहीं है, ये सिर्फ सर्वाइवल है। आप लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को डिग्निटी से नहीं जी रहे हैं। आप जो फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू डिग्निटी, आप उसको भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ आप सर्वाइवल हो सकता है, ये राइट टू जो डिग्निटी हमें प्रोवाइड की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, फंडामेंटल जो राइट है, आप उसको भी वायलेट कर रहे हैं। तो क्या है? कोर्ट इंश्योर्ड कंडीशन ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी नॉट जस्ट वेयर एक्सिस्टेंट। ऑटोनॉमी लिंक क्या है? व्हाट इज द ऑटोनॉमी लिंक? अगर हम ऑटोनॉमी लिंक की बात करते हैं, डिग्निटी ट्राई टू इंडिविजुअल एजेंसीज, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग अबाउट द वंस लाइफ। तो डिग्निटी में क्या क्या इंटीग्रेट होता है दोस्तों? या तो आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकें, और क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और डिग्निटी टाइड इंडिविजुअल एजेंसी। क्या है? इंडिविजुअल आपकी जो ऑटोनॉमी है उस पर आपके डिसीजन खुद के होने चाहिए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिलोसफिकल एंगल देखें तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिलोसफिकल सेंटर टू कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमर प्लेस डिग्निटी एट द हार्ट ऑफ राइट्स एंड द गवर्नेंस। जो डिग्निटी जो है दोस्तों वो हार्ट है, जो फंडामेंटल राइट है एंड गवर्नेंस है उसका क्या हार्ट है दोस्तों? वो है हार्ट क्या है? डिग्निटी है। अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बात करें तो बाबा साहब अंबेडकर का क्या विजन था? CGI क्रेडिट हिज राइट टू अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल इंश्योरिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल मोबिलिटी। तो अपॉर्चुनिटी एंड सोशल मोबिलिटी जो सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट हैं ऑन ह्यूमन डिग्निटी, अगर हम केशवानंद भारती केस की बात करें 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ, तो उसके अंदर क्या हुआ दोस्तों? जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्या किया गया? स्टेबलाइज किया गया। और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है दोस्तों? जो ह्यूमन डिग्निटी है,
जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ क्या है, जो दोस्तों ह्यूमन डिग्निटी को क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट देखा गया है। जो ह्यूमन डिग्निटी है एज अ सीन ऑफ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हम दोस्तों मेनका गांधी केस की बात करें जो 1978 में हुआ, कौन सा दोस्तों, मेनका गांधी केस, 1978 में हुआ। तो उसके अंदर क्या कहा गया था दोस्तों, जो आर्टिकल 21 है उसका जो स्कोप क्या किया गया, उसका जो स्कोप है वो एक्सपेंडेड किया गया। क्या किया गया था, उसका स्कोप एक्सपेंडेड किया गया। नॉट फॉर एनिमल एक्सिस्टेंस बट लाइफ ऑफ लिबर्टी। क्या है, लाइफ ऑफ जो डिग्निटी है उसके अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। आगे बढ़े और नेक्स्ट अगर हम केस की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम नेक्स्ट केस देखें तो नेक्स्ट केस हुआ दोस्तों विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस आर एज अ पार्ट ऑफ डिग्निटी एंड इक्वलिटी। रिकॉग्नाइज्ड अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, sexual harassment at a workplace as a part of the human dignity, as a part of human dignity। तो ये मैंने कुछ आर्टिकल, जो कुछ केसेस है मैंने आपको दिखाए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर जजमेंट दिए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। सोचिए एक नई मेडिसिन बनी, लेकिन नियमों के चक्कर में वो, सोचिए एक लाइफ सेविंग नई मेडिसिन बनी लेकिन वो लाइसेंस के चक्कर में, पेपर वर्क के चक्कर में फंसी रह गई और क्या है दोस्तों वो मरीज तक नहीं पहुंच पाई। तो क्या हुआ, जब वो दवा मरीज तक नहीं पहुंचेगी, क्या पेशेंट तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर पेशेंट कैसे ठीक हो पाएगा। अगर हमारा इतना पेपर वर्क होगा, इतने डिफिकल्ट रूल्स होंगे, तो क्या कोई दवा कभी बन पाएगी, क्या कोई दवा कभी सक्सेसफुल हो पाएगी। इसलिए क्या क्या हमारी जो मिनिस्ट्री है हेल्थ केयर, उन्होंने कहा है कि जो पेपर वर्क है और जो रूल्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको ईज किया जाए, जिससे क्या हो, टाइम जो लगता है वो टाइम आधा हो और हमारा जो फार्मेसी पावर है वो वर्ल्ड को दिखाया जाए। तो हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है दोस्तों, हेल्थ केयर मिनिस्ट्री प्लान्स टू ईज लाइसेंस रूल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड ट्रायल। तो क्या किए, जो रूल्स हैं दोस्तों वो क्या कर दिए, वो ईज कर दिए। जो इतना टाइम लगता है किसी भी मेडिसिन को पास होने में, पहले पेपर वर्क होगा फिर लाइसेंस होगा, तो लाइसेंस में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्या कर रहे हैं, प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च, सिंप्लीफाई द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 के जो रूल्स हैं उनको ईज कर दिया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि प्रपोजल क्या है और क्या अमेंडमेंट हुए रूल्स में। टेस्ट लाइसेंस नोटिफिकेशन सिस्टम क्या है, तो दोस्तों करंट रूल क्या है अभी, व्हाट इज द करंट रूल। अगर हमें कोई मेडिसिन हमने बनाई और उसका हमें लाइसेंस कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म को सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा टेस्ट लाइसेंस फॉर टेस्ट लाइसेंस। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दोस्तों लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमें वेट करना पड़ेगा जो टेस्ट लाइसेंस है उसके लिए। अगर हम प्रपोज करें, अभी जो प्रपोज किए गए रूल उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादातर जो ड्रग्स है फॉर मोस्ट ड्रग्स क्या होंगी, उसके अंदर ओनली इंटीमेशन और नोटिफिकेशन टू सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, आपको केवल इंटीमेशन होगी और नोटिफिकेशन होगी। एक्सेप्शन हाई रिस्क ड्रग्स स्टिल रिक्वायर लाइसेंस। जो हाई रिस्क जो ड्रग्स होंगे क्या होंगे, उनको अभी भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो मोस्टली जो ड्रग्स हैं उनको सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाएगा सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी का और वो दवा क्या है लोगों तक पहुंच पाएगी। टाइमलाइन रिडक्शन क्या है,
processing time for the test licensing application cut from the 19 days to 45 days. Earlier वो टाइम पीरियड कितना था, 19 डेज था, इसको रिड्यूस कर दिया गया, 45 डेज कर दिए गए. अगर हम दोस्तों बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज की बात करते हैं तो दोस्तों लाइसेंस रिक्वायरमेंट डिस्पेंस्ड विद फॉर सम कैटेगरीज. अगर हम आगे बढ़ें और देखें बीए एंड बी स्टडीज कैन बिगिन अपॉन नोटिफिकेशन इंस्टेड ऑफ द प्रायर लाइसेंस अप्रूवल. और एक्सपेक्टेड आउटकम्स की बात करें दोस्तों 50% रिडक्शन किया गया है एप्लीकेशन फॉर टेस्ट लाइसेंस में, और फास्टर क्लिनिकल रिसर्च अप्रूवल में क्या किया गया है, फास्टर क्लिनिकल एंड रिसर्च अप्रूवल किया गया है, और रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन फॉर फार्मा इंडस्ट्री. तो ये थे की अमेंडमेंट किए गए या जो रूल्स हैं उनमें ईज किया गया जो 2019 के रूल थे. आई होप आपको दोस्तों ये आर्टिकल समझ में आया होगा. रिजर्वेशन है दोस्तों, जो रिजर्वेशन है लाखों जो डिसएडवांटेज फैमिली हैं उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण है. रिजर्वेशन सिर्फ पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो लाखों फैमिलीज हैं उनके लिए एक उम्मीद है. लेकिन जो उम्मीद है सिर्फ 50% सीलिंग तक कैद रहनी चाहिए. क्या ये उम्मीद 50% का जो कैप है उसमें कैद होकर रहनी चाहिए? क्या 50% सीलिंग में कैद रहनी चाहिए? क्या उम्मीदें 50% सीलिंग में कैद रहनी चाहिए? इसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है. हमारा जो आर्टिकल है दोस्तों रिजर्वेशन जो कैप है 50% उसके ऊपर है दोस्तों. शुड रिजर्वेशन एक्सीड द 50% कैप? क्या जो रिजर्वेशन है जो 50% की सीलिंग है उतनी होनी चाहिए या 50% की सीलिंग से ज़्यादा होना चाहिए? आप मुझे कमेंट में बताइए. जैसा आपको पता होगा दोस्तों हमारा अभी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर हो गया है. और अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में जो है दोस्तों जो रिजर्वेशन जो कैप है वो 50% से ज़्यादा पहुंच गया है. वहाँ पर कितना हो गया है दोस्तों 69%. कितना 69% का कैप हो गया. हमारा जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है और आर्टिकल 16 क्या कहता है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल जो 15 जो है दोस्तों प्रोहिबिट्स करता है, स्टेट्स को प्रोहिबिट्स करता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे, चाहे वो सेक्स पर हो, चाहे वो सेक्स पर हो, चाहे वो कास्ट पर हो, और चाहे वो सेक्स पर हो, चाहे वो कास्ट पर हो, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन ना करे. और अलाउ किया गया है कि जो स्पेशल प्रोविजन है फॉर सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास हैं जिसमें SC हो ST हो तो उनको क्या है स्पेशल प्रोविजन दिया जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए. अगर हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो दोस्तों आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 गारंटी देता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या है इक्वेलिटी आए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वेलिटी आए. अलाउ द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. आगे देखें दोस्तों, अब हम कुछ केसेस समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आखिर कौन कौन से केसेस में जो रिजर्वेशन है उस पर बात की गई है. केस हमने ये टेबल बनाई है दोस्तों, केस लिखा है ईयर और की रूलिंग ऑफ प्रिंसिपल लिखा है और इम्पैक्ट ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी लिखा है. अगर हम बात करते हैं दोस्तों MR बालाजी की वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर जो 1962 में हुआ, तो रिजर्वेशन मस्ट बी विद इन द रीजनेबल लिमिट सजेस्टेड 50% कैप. तो कितना सजेस्टेड किया था दोस्तों 50% कैप का सजेस्टेड किया था और रीजनल लिमिट में होना चाहिए कितना 50% कैप. और इंट्रोड्यूस द 50% सीलिंग प्रिंसिपल फॉर्मल इक्वलिटी व्यू. अगर हम स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस को देखें जो 1975 में हुआ था, तो रिजर्वेशन कंटिन्यूएशन ऑफ इक्वलिटी नॉट एन एक्सेप्शन. कंटिन्यूएशन ऑफ इक्वलिटी है और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है. शिफ्ट टुवर्ड द सब्सटेंसिव इक्वलिटी, नो बाइंडिंग रूलिंग ऑन
50% कैप, कोई भी बाइंडिंग रूलिंग नहीं थी 50% कैप पे। अब जो 1992 में केस हुआ, जो इंदिरा स्वाने केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 20% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को दे दिया। कितना, 20% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को दे दिया। और जो रीअफर्म किए गए जो 50% सीलिंग है, अनलेस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और जो क्रीमी लेयर जो एक्सक्लूजन है फॉर ओबीसी के लिए, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बिकेम द सेमिनल केस ऑन रिजर्वेशन और 50% कैप गिवन स्ट्रॉन्ग जुडिशियल गैप। अगर हम एम नागराज और यूनियन ऑफ वर्सेस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो 2006 में हुआ, वैलिडेट किया कि जो एससी और एसटी रिजर्वेशन जो प्रमोशन है, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रूफ ऑफ द बैकवर्ड इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी होनी चाहिए। सेट ऑन कंडीशन ऑफ प्रमोशन कोटा के प्रमोशन, सेट ऑफ कंडीशन ऑन प्रमोशन कोटा। और अगर हम अगला केस देखते हैं दोस्तों, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड द 10% EWS कोटा बियॉन्ड द 50% said cap applies only the caste based quota not इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अगर हम ओपन द डोर रिजर्वेशन की बात करते हैं बियॉन्ड द 50% अंडर द स्पेशल कैटेगरीज। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह की बात करते हैं, सजेस्टेड द एम्प्लॉइंग क्रीमी लेयर प्रिंसिपल फॉर एससी एंड एसटी और पुश द डिबेट ऑन इंटरनल सब कैटेगरी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बेनिफिट्स। आगे बढ़े तो करंट रिजर्वेशन कितना है दोस्तों। अगर हम करंट रिजर्वेशन की बात करते हैं, अभी कितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ओबीसी को कितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है, एससी एसटी को कितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ईडब्ल्यूएस में कितना रिजर्वेशन है, तो दोस्तों ओबीसी को 20% का रिजर्वेशन है, एससी को कितना है 50% का, और एसटी को कितना है 7.5% का, और ईडब्ल्यूएस को 10% का दिया जा रहा है। टोटल हो जाता है 59.5% का रिजर्वेशन हो जाता है। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु ऑलरेडी एक्सीड द 50% विद स्पेशल प्रोटेक्शन इन 9 शेड्यूल। उनको जो 9 शेड्यूल में उन्होंने अपने क्या ये जो रिजर्वेशन है वो डाल दिया है, तो इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ें, की इश्यूज क्या है दोस्तों, व्हाट आर द की इशू। दोस्तों हम रिजर्वेशन देते क्यों हैं, रिजर्वेशन लाते क्यों हैं, तो रिजर्वेशन इसलिए लाते हैं जो दोस्तों जो समाज में इक्वलिटी आए, जो पिछड़े जाति लोग हैं जिनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उनको जो एलीट क्लास हैं या जो लोग हैं और वो उनसे नीचे हैं, तो उनको बराबर में लाने के लिए, फॉर्मल इक्वलिटी लाने के लिए, तो इशू क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, रिजर्वेशन सीन एज एक्सेप्शन हैंस कैप्ड। जो रिजर्वेशन जो है दोस्तों वो एक्सेप्शन है, तो फॉर्मल इक्वलिटी लाने के लिए तो हमें क्या है दोस्तों, जो ट्रीटमेंट देना चाहिए इक्वलिटी को एक तरीके से देना चाहिए। सब टाउनशिप इक्वलिटी, रियल इक्वलिटी रिक्वायर्स डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, रिजर्वेशन सीन एज द कंटिन्यूएशन ऑफ इक्वलिटी। कंसंट्रेशन ऑफ बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, अगर हम रोहिणी कमीशन की बात करते हैं जिसमें क्या है 97% जो ओबीसी कोटा है वो 25% ओबीसी कास्ट को जाता है। 90% कोटा क्या है, 25% ओबीसी कास्ट को जाता है। 1000 ओबीसी कम्युनिटीज हैव जीरो रिप्रेजेंटेशन। कितना, 1000 जो ओबीसी कम्युनिटीज हैं हैव जीरो रिप्रेजेंटेशन। सिमिलर ट्रेंड्स इन एससी एंड एसटीज, डिमांड फॉर 2 टायर रिजर्वेशन, वैकेंसीज अनफिल्ड। 40 से 50% जो रिजर्व पोस्ट हैं रिमेन वैकेंट इन यूनियन गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये था मेरा आर्टिकल। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसे लगा। थैंक यू गाइस।